गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। न्यू लाइट के इस प्लेटफॉर्म से मैं राजदीप श्रीवास्तव, सीनियर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम न्यू लाइट, आपका स्वागत करता हूं। और आज असर्शन रीजन के चौथे टेस्ट का डिटेल डिस्कशन करने के लिए हम यहां पर हैं। ये सारी चीज़ें बेटा जो आपकी हो रही हैं, सिंह सर के सौजन्य से हो रही हैं। जिनका सपना है उन्होंने अपना ध्येय वाक्य भी बनाया है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो वो चाहते हैं कि जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए यूट्यूब पे लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर फ्रॉम न्यू लाइट एंड दोज आर ए वेरी ऑनरेबल गिफ्ट फ्रॉम सिंह सर। तो चलिए उनके सपनों को साकार करते हैं। एक और क्वेश्चन 5 फंडे क्लियर करते हैं। असर्शन रीजन आपको मिलेंगे जरूर, उनकी एक स्टाइल होती है और डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा। तो ये रहा हमारे पास असर्शन रीजन का फॉर्मेट। मैंने पिछले भी बार बताया था कि माइट भी ये हो सकता है कि जैसे मेरी आदत बन जाती है कि इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन, तो हम ए टिक कर देते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है इसमें कि हो सकता है ये वाली चीज डी में लिखी हो, ये वाली चीज सी में लिखी हो। तो फॉर्मेट तो वही है, चेक करना है दोनों सही है या गलत है, और उसके बाद सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है कि नहीं। लेकिन ये किस में लिखना है ये आप पेपर में एक बार देख जरूर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि गूगली के बदले में चाइना मैन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स फिक्स फ्रॉम एन एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जियो स्टेशनरी नाम ही बताता है कि अर्थ है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और सपोज कोई ऑर्बिट है, इस तरीके से कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर है हमेशा उसी के सामने रहेगा, इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और ये पॉसिबल कब है भाई? ये वाला मान लीजिए सैटेलाइट यहां है, सपोज सैटेलाइट यहां पर है, देखने वाला पर्सन यहां पर है, इसके ये सामने है। अब ये पर्सन भी घूमेगा क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और ये सैटेलाइट भी घूमेगा। तो बेटा जितना एंगल, सेंटर दोनों का एक है, तो जितना एंगल हमारे पास ये अर्थ घूमे, उतना ही एंगल अगर सैटेलाइट भी घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और ऐसा तब होगा जब टाइम पीरियड ऑफ ओमेगा ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ अर्थ होगा। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, और इसको भी लिख सकते हैं 2π/24। 2π कट गया तो t बराबर 24। तो क्लियर सी बात है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, इसलिए दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज बराबर होती हैं, और ये दोनों पॉइंट्स हमेशा स्टेशनरी रहेंगे। जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, दोनों हमेशा सीध में रहेंगे। तो टाइम पीरियड 24 आवर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रखा भी जाता है, और यही इसका रीजन भी है, इसलिए वी विल गो फॉर 1। रीजन ने क्लियर कट बता दिया कि हाँ ऐसा क्यों होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अगर कोई फ्लो लैमिनर है तो स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि जिस जगह जो भी वेलोसिटी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह सेम हो, लेकिन ये वाली वेलोसिटी टाइम के साथ ना बदले। अब लिक्विड बदल रहा है, पहला पार्टिकल आया, उसकी भी वेलोसिटी यहाँ v2 होगी, फिर दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी वेलोसिटी यहाँ पर होगी,
तो ये सारी वेलोसिटीज सेम है, टाइम के साथ नहीं बदलती। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। और पार्ट टेकन बाय पार्टिकल, इसको स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये दोनों सही है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? पाथ इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, दैट्स वाई फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी। तो ये तो कहीं तुक नहीं बना। ये वेलोसिटी क्यों नहीं बदल रही है, उसका कारण हमें बताना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब अगर किसी का रीजन ये हो गया कि सर स्ट्रीम लाइन पे वेलोसिटी नहीं बदलती है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रीम लाइन कहते ही उसको है जहां वेलोसिटी नहीं बदलती है, लोकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो रीजन तो असर्शन का ये होगा इसका कि हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकें कि हमारे पास क्यों ये वेलोसिटी नहीं बदल रही है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको बी देना चाहिए। ए और बी में ही खेला होता है। चलिए भाई, आइसोथर्मल कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सर्टेन पॉइंट। तो सपोज ये पीवी डायग्राम है एंड आई हैव मेड टू आइसोथर्म्स। ऐसा नहीं बनता है, सॉरी। एक आइसोथर्म ऐसे बनाया और सपोज दूसरा आइसोथर्म ऐसे बनाया, यहां कट कर रहा है। तो इस जगह प्रेशर वही, वॉल्यूम वही, तो क्या दो दो टेम्परेचर हो सकते हैं? मान लीजिए ये T1 वाला है, ये T2 वाला है, तो दो आइसोथर्म, आइसो वाली चीजें कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काट सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काट सकते, आइसोथर्म नहीं काट सकते। तो ये असर्शन गलत होगी। और जैसे ही कोई गलत होता है तो आपकी लॉटरी निकलती है, क्योंकि ए बी का कोई लोचा नहीं है। असर्शन इज फॉल्स, तो आंसर इज डी। फिर भी हम लोग रीजन को देखेंगे। आइसोथर्मल चेंजेस टेक्स प्लेस रैपिडली, तो ये तो गलत हो गया। सो दैट आइसोथर्मल कर्व्स हैव वेरी लिटिल स्लोप। तो ये एक आर्बिट्ररी स्टेटमेंट बना दिया गया है जो बिल्कुल ही वाहियात टाइप का है। ये गलत है और गलत ही बनाया गया है। आइसोथर्मल चेंज रैपिडली हो कोई जरूरी नहीं है, मोस्टली रैपिडली एडियाबैट्स होते हैं, एडियाबेटिक चेंजेस रैपिड होते हैं। आइसोथर्मल तो काफ़ी स्टेडी स्टेट लाने के लिए टेम्परेचर ना बदलने पाए, इसको काफ़ी स्लो प्रोसेस कराया जाता है। तो ये रीजन भी गलत है, लेकिन चूंकि हमारा गाइडलाइन थी ये कि डी में कहता है असर्शन इज फॉल्स, तो रीजन माइट बी ट्रू माइट बी रॉन्ग, हमें डी ही देना है। अगर असर्शन फॉल्स है तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसको डी देना है। तो इसका आंसर डी हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। व्हेन ए बॉडी नेगेटिव चार्जेस इट्स मास डिक्रीजेस। तो जरा देखते हैं कि मान लो ये कोई बॉडी है, न्यूट्रल है ये, इसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ये जब बैलेंस बदलेगा तभी इसको नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां डाल देते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज करेंगे बॉडी को तो मास डिक्रीज नहीं होगा, मास इंक्रीज होगा। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, ये हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेंगे तो मास इंक्रीज करेगा। यस,
यानी पॉजिटिव चार्ज अगर देंगे तो डिक्रीज करेगा, यस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है हमने कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां रिमूव कर दिया है, तो मास डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में तो हम लोग ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो न्यूमेरिकल में बेटा इसलिए नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, इनका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg। और अगर आपने 1 कूलम चार्ज भी दे दिया या जितना भी दे दिया, तो ये मास इतना कम होता है कि, या इतना कम ज्यादा होता है कि बॉडी के जब हम एमके सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं, मैकेनिक्स लगाते हैं, तो उस बढ़े हुए या घटे हुए मास का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। मान लीजिए हमने 1 कूलम चार्ज दे दिया, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना मास बढ़ेगा? 9.1 इंटू 10⁻31, 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ आएगा 9 छक्के 54 के लगभग आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻, ये तो 18 है, तो -13, इतने केजी। आप समझ सकते हैं कितनी छोटी क्वांटिटी है ये। तो वी नेग्लेक्ट masses of the particle when they are charged in calculation of dynamics and statics, बट वहां मत कंसीडर करिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता, किलो 2 किलो नहीं कम हो जाता है, 50-60 ग्राम भी नहीं कम होता। इट इज ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इवन मिलीग्राम। लेकिन जब वो थ्योरेटिकली पूछेगा, then you have to consider whatever be the mass, however be the small mass, but if you have removed some, mass is decreased. If you have added them, mass will increase. तो चूंकि निगेटिव चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं, तो मास इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें डिक्रीज दे रहे हैं, तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा। बस यही एक चीज थी। ए बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये तो सभी लोग बता देंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका आंसर भी 4th हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन दी, तो देयर इज सम कैपेसिटर, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ε0A/d। तो अगर आप इसको चार्ज दे देते हैं या इस पे चार्ज है बढ़ा देते हैं, तो इन तीनों चीजों में फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। कैपेसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो किस पे डिपेंड करती है? बॉडी की शेप पे डिपेंड करती है, बॉडी की साइज पर डिपेंड करती है, भीतर के मीडियम पर डिपेंड करती है। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज कम कर देंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। सेम थिंग आई कैन से अबाउट एनर्जी। तो बट कैपेसिटी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटी तो तभी चेंज होगी जब आप इसमें से कोई चेंज करें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें या निकाल दें, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर दें, तब ये सब होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर तो डी कंफर्म हो गया, लेकिन देख लेते हैं रीजन भी। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो ये हम जरूर लिखते जरूर हैं, Q बराबर CV, तो Q C बराबर Q/V,
तो जितने लोग मैथ्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो वो कहेंगे कि C बराबर Q अपॉन V, तो C इज प्रोपोर्शनल टू V। नो, नो, क्यों नो? समझिए, डेप्थ वाली बात है। ये प्रोपोर्शनलिटी तभी कह सकते हैं जब ये कांस्टेंट हो। तो आप जानते हैं V तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो याद रखिए, अगर y बराबर kx लिखा है तो y प्रोपोर्शनल टू x तभी कह सकते हैं when k इज कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है, खुद बदल रहा है, then they are not directly proportional, and that is the very common confusion of the students. तो एनीवे इसका आंसर डी हो गया। तो ये आपके आज के 5 क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके असर्शन रीजन की एबिलिटी और उनको स्ट्राइक करने की ताकत लगातार बढ़ रही होगी। अपने सजेशंस कृपया कमेंट में ज़रूर दें। अभी 4 टेस्ट और बचे हुए हैं, तो वी विल ट्राई टू फॉलो देम इन नेक्स्ट टेस्ट। हो सके तो 1-2 क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं मुझे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, असर्शन रीजन में ये दिक्कत आती है, तो भले ही वो टेस्ट में ना हो, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और फिर परसों वाले टेस्ट में मिलते हैं। ये जर्नी अभी 9 टेस्टों की है, जिसमें से 4 टेस्ट हो गए हैं, 5 टेस्ट अभी बचे हुए हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और आपका क्वेश्चन पेपर। तो बेटा इससे पहले आपने कई सारे पेपर दिए हैं और उसको सोल्व भी किया होगा, डिस्कशन भी आपने देखा होगा, और जो आसपास के पॉइंट्स बताए गए होंगे वो भी आपने लिखे होंगे और उनको याद भी किया होगा। चलिए, तो जैसा कि सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत हम आपका AR सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कई सारे पेपर आप दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं, देख लीजिए। लिखा है CH3 CHBr CH2 CH3 ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। किससे रिएक्शन करेगा? एल्कोहलिक KOH। बेटा जो आपका एल्कोहलिक KOH है ये एलिमिनेशन कराता है। तो एल्कोहलिक KOH या NaOH ये सब क्या कराते हैं? एलिमिनेशन। आपका इक्वस KOH या NaOH क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर इसका क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन होगा। तो बेटा आपका E1 रिएक्शन हो या E2 रिएक्शन हो, क्या आपका मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है? यस। तो बच्चों ये आपका ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहां से आपका। और बेटा किस बीटा से निकालूं कि मोर स्टेबल एल्कीन बने? तो बेटा मैं इस बीटा से निकाल दूं ताकि यहां डबल बॉन्ड आ जाए, तो आपका ऐसा बनकर तैयार होगा CH3 और CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना। और अगर बेटा आप इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और C, यहां से बनेगा आपका CH2 और CH3। अब एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, क्या बच्चों एलिमिनेशन उतना फास्ट होगा? यस। तो आइए देखिए, यहां पर ये आपका अल्फा, ये अल्फा 6 अल्फा H है और यहां पर केवल आपका 2 अल्फा H है। तो कहां पर अल्फा H ज्यादा है? क्या बेटा यहां पर अल्फा H ज्यादा है, तो ये मोर स्टेबल एल्कीन है, और मोर स्टेबल एल्कीन ही क्या बनेगी? मेजर प्रोडक्ट है। और बेटा मेजर प्रोडक्ट दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेटजेप प्रोडक्ट कहलाती है। तो सेटजेप यहां पर मेजर है, और बेटा आपका जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो माइनर है, और वो हॉफमैन प्रोडक्ट है। बात समझ आई? चलिए आइए, ये बनेगा, बिल्कुल यही बना, देख लीजिए। एज रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यस बेटा, रिमूव क्या किया है आपने?
यहां से बेटा H और यहां से B, ये रिमूव किया है। अगर यहां से मैंने Br और यहां से H, तो बेटा इसके निकलने से मेजर बना, तो D मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन सही बात है। आइए रीजन, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा क्या? मार्कोनिकॉफ रूल तो बेटा एडिशन रिएक्शन में लगता था, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या था? नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, दैट इज उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर लगेगा जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, वहां पर क्या लगता है? आपका नेगेटिव पार्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहलाता है? बेटा नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा या नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर लगेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा। ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल की बात करूं तो बेटा आपका HCl, HBr, HI, इनकी प्रेजेंस में आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, CHCl3 ये सब अगर हुआ तो मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है? केवल एक ही केस में। बताइए वो कौन सा केस है? बेटा HBr के साथ अगर आपने क्या ले लिया? पेरोक्साइड लिया, तो आपका क्या फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इतनी बात समझ आई? चलिए तो बेटा आइए स्टार्ट कीजिए। तो ये बात तो गलत है ना, तो आंसर क्या होगा इसका? ए इज राइट एंड मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज गलत। तो आंसर थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड आंसर आएगा। समझ आया? आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, FeH2O का होल 6 की पावर 2 इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। आइए बेटा देख लेते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है भी या नहीं है। चलिए देखिए, एक मिनट, यहां देखिए ये आपका दे रखा है, तो बच्चों मैं यहां बना लेता हूं इसको Fe और H2O का होल 6 और साथ में ऐसा इसकी पावर +2। बेटा इसका सबसे पहले अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? बच्चों आपका 6 और मोनोडेंटेट, तो आपका 6 आया कोऑर्डिनेशन नंबर। और 6 से क्या बनेगा? बेटा 6 से बनेगा आपका sp3 और D2, 6 ऑर्बिटल है। और बेटा ये वीक लिगैंड है तो कोई पेयरिंग वेरिंग होगी नहीं, मतलब आपका D2 sp3 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? sp3 D2 ही रहेगा, बिकॉज कोई किसी तरह की पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी। H2O इज व्हाट? H2O इज अ वीक लिगैंड। इतनी बात समझ आई? तो बेटा बात सही है ये। आइए देखिए, एंड पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, आइए देख लेते हैं बेटा वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ये चेक करने के लिए आपको उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे। तो बेटा आइए मैं चेक करता हूं। Fe का इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? इसका 0 +2, तो आयरन का +2 ही आएगा बेटा। आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NH2 और NP NH2 और सीधा लिख देते हैं ND6, ये आएगा। बच्चों यहां पर क्या हुआ? क्या आपका 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 2 का, तो केवल बचेगा ND6। तो बेटा D के पास 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 और 5, और कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले एक एक करके फिल कर लो, फिर एक इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां भर दो। बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? क्या बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पर 4 है या नहीं है? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 4 है तो बच्चों ये ओड है कि इवन है? आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3। क्या पेयरिंग कराएगा? नहीं। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों पेयरिंग तो कराएगा ही नहीं, वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड पेयरिंग कराएगा नहीं, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन। इतनी बात समझ आई? चलिए आइए नेक्स्ट रीजन। तो ये बात तो ठीक है, FeH2O का होल 6 +2 हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात तो सही है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट बेटा ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आप इसमें बढ़ाएंगे। यहां लिखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रीजन के बाद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज
इलेक्ट्रॉन्स के बाद, सेंटेंस पूरा कर लो। एज H2O इज अ वीक लिगेंड, एज H2O इज अ वीक लिगेंड। क्या बेटा पानी आपका H2O वीक लिगेंड है? यस। तो अगर ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा क्या? नहीं। वीक फील्ड लिगेंड लिख लो, वीक लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, ज्यादा अच्छा लिखना है तो वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड ऐसा लिख सकते। तो बच्चों अब आइए, हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एज H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता ना तो बच्चों यहां पर sp3d2 नहीं होता, D2sp3 समथिंग आता। बात समझ आई? और ये अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक क्यों है? बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बेटा क्या ये वाली बात उसको एक्सप्लेन कर रही है? भाई वो जो बात तब ये नीचे वाला जो आपका रीजन है क्या उसको एक्सप्लेन कर रही है? जो ऊपर हो रहा है क्या वो इसकी वजह से हो रहा है? तो रीजन सही लिखा है ना? नहीं समझे बात को? तो बच्चों आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा, दैट इज ए आंसर। तो 2 का ए आंसर। चलिए बताइए समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 आइए। असर्शन, competitive inhibitor compete with the natural substrate for their attachment on the active site of enzyme। बेटा एंजाइम के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जानते ही होंगे आप लोग। competitive inhibitors compete with the natural substrate for their attachment on the active sites of enzyme। बेटा मान लीजिए ये आपका मैंने एंजाइम बना लिया, एक रफ ऐसे में रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया, ऐसा, ठीक, एक रफ डायग्राम है, कुछ ऐसा खास नहीं, ऐसा एंजाइम है। बच्चों है क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मान लीजिए यहां पर कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ऐसा है कोई, विद नेचुरल सबस्ट्रेट और फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और बच्चों ये क्या आपकी एलोस्टेटिक साइट है। तो जब आपका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जब बच्चों नेचुरल सब्सटेंस को यहां बाइंड होने के लिए आता है तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो भी यहीं पर बाइंड होने के लिए आएगा, दैट इज इसको कंपीट करेगा, उसके साथ कंपटीशन करेगा कि मैं अटैच हो जाऊं। नेचुरल सब्सटेंस कहेगा मुझे अटैच होना है, तो बेटा कंपटीशन होता है। तो बात तो ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट। यस ये एक्टिव साइट है आपकी ऑफ एंजाइम, बात ठीक है। अगला, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टेटिक साइट। नहीं बेटा, एलोस्टिक साइट से नहीं बाइंड होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड होता है आपका। तो एलोस्टिक साइट जो आपकी एलोस्टेरिक साइट है, जो आप बेटा इससे आपका ये वाली साइट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इससे बाइंड नहीं होगा, किससे बाइंड होने की कोशिश करता है? वो एक्टिव साइट से, मतलब गलत है ये आपका। तो बेटा लिखा है इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टिक साइट्स ऑफ एंजाइम। नहीं, गलत आंसर है। मतलब वो किससे बता बाइंड करने की कोशिश करता है? एक्टिव साइट से। तो आंसर इसका कौन सा हो गया? 3 का आपका ए सही है और मतलब असर्शन ठीक है और रीजन आपका गलत है। तो आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा। चलिए समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है आज की, ज्यादा है नहीं कुछ। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्किल नाइट्राइट। कौन कौन? नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्किल नाइट्राइट। बेटा ऐसा R और NO2, ये क्या हो गया? नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्किल नाइट्राइट, दैट इज R और कौन? बेटा नाइट्राइट, दैट इज N डबल बॉन्ड O, ऐसा लग बना देता हूं मैं, N R O N डबल बॉन्ड O। बच्चों ये आपस में इसने लिखा हुआ है एल्किल नाइट्राइट एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा इनको तो छोड़ो,
ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी फंक्शनल ग्रुप उनका अलग अलग हो, वो आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो बच्चों इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैंने सेम रखा है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, नाइट्रो नाइट्राइट दोनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो आपस में क्या शो करेंगे बेटा, क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो बेटा दुनिया के या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट आपका जनरल फॉर्मूला नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट क्या हो उसका सेम हो, और बेटा फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो वो आपस में बन जाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। बात समझ आई। तो कौन कौन हो सकते हैं मैं आपको यहां बता भी दूंगा, पहले पढ़े लीजिए। नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्किल नाइट्राइट exhibit functional isomerism. Reason: compounds having same molecular formula but different functional group are called functional isomerism. Yes, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर वेट भी सेम ही होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए, तो बेटा क्या ये बात ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रही है क्या? यस बेटा, यहां पर नाइट्रो एल्केन एंड एल्कीन नाइट्रेट एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्यों? बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बन गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा क्या और एग्जाम्पल आप बता सकते हो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है? जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, अगर तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड, ये आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अगला बेटा अल्कोहल और ईथर आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अल्कोहल और फिनॉल भी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं अगर इनका क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है बेटा, और आपके साथ में एल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है बेटा। नाइट्रो नाइट्राइट और अमीनो एसिड अगर इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो बच्चों आपका ये भी आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। जैसे बेटा डाइंस, एल्काइंस एंड साइक्लोएल्केन्स, ये भी क्या होता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने आपको काफी सारे बता दिए बेटा, आप लिख सकते हो कि आपस में कौन कौन फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। इतनी बात समझ आई तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए 5वां, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। यस बेटा, आपके पास 3 तरह की स्टेट होती है। एक होता है आपके पास सॉलिड, एक होता है आपके पास लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनाया और लिक्विड से मैंने गैस लिखा। तो बच्चों जो सॉलिड होता है ना, यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स जो जिससे सॉलिड बना है उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो चीजें पास पास होंगी तो सॉलिड बनेगा। बात समझ आई। ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन अगर थोड़ा सा कम हो गया तो लिक्विड बन जाएगा, अगर वो और कम हो गया, बिल्कुल अट्रैक्शन बहुत ही कम है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो गैस बन जाएगा। बात समझ आई। तो बच्चों इसके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं, पार्टिकल्स पास आएंगे तो उनका शेप भी डिफाइन हो जाएगा और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करें बेटा, आपने कोई बर्तन लिया, उसमें आइस को फिल कर लिया, आइस मतलब उसमें आपने फ्रीज करा ली। तो बेटा आपने 1 लीटर का बर्तन लिया और उस आइस को अगर आप दूसरे बर्तन में फिल करोगे तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा ना जितना पहले वेसल्स के अंदर वॉल्यूम ऑक्युपाई हुआ था। तो बच्चों वॉल्यूम तो उसका क्या है, डेफिनिट है। शेप भी तो वैसा ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बर्तन में आपका शेप उसका कुछ स्फेरिकल है तो आपने जैसे ही दूसरे बर्तन में डाला सॉलिड को उसका शेप सर्कुलर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, या स्क्वायर बन जाएगा या ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो शेप और साइज दोनों क्या होता है इसका, आपका डेफिनिट होगा। लिक्विड में बेटा क्या होगा,
आपका शेप डेफिनेट नहीं होता है बट वॉल्यूम डेफिनेट होगा। जैसे 2 लीटर की आपकी बोतल है पानी की, और अगर उस पानी को आप दूसरे वेसल में डालो तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा जितना पहले में हुआ था, लेकिन हाँ वो शेप चेंज हो जाएगा। जैसे जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन के अकॉर्डिंग शेप उसका आ जाएगा। तो लिक्विड के नीचे लिख सकते हैं बेटा वॉल्यूम क्या है इसका, डेफिनिट है, और इसका शेप क्या इनडेफिनिट है। गैस के दोनों ही इनडेफिनिट होता है, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होगा ना तो इसका शेप फिक्स होगा। जैसे 1 लीटर का बेटा 1 kg का सिलेंडर है, तो अगर आपने उसमें 1 kg LPG फिल किया तो आपका 1 kg है, 1 kg का सिलेंडर है, आपने क्या किया बेटा 1/2 kg गैस फिल कर दी, तो बेटा वो पूरे सिलेंडर के अंदर फिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आधा सिलेंडर खाली रहेगा आधा भरा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, और गैस को जैसे शेप में आप फिल करोगे वैसा शेप बनेगा उसका। दैट इज ना तो इसका शेप डेफिनिट है ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। तो बच्चों आप पढ़िए जरा असर्शन, सॉलिड है डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, यस सही बात है। रीजन, इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे ये मिलकर बनता है आर वेरी क्लोज, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत पास पास होते हैं टू ईच अदर एंड देयर इज नो मच फ्रीडम। बेटा अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होंगे एक दूसरे के बिल्कुल जकड़े हुए ऐसे करके, तो बच्चों क्या इनमें कोई फ्रीडम होगा क्या, कोई फ्रीडम देखने को मिलेगा नहीं। खास बात समझ आई। तो नो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है सॉलिड में। अब ये ना कहना सर वाइब्रेशन ये थोड़ा बहुत होता है, वो अलग बात है। मतलब तो क्या मूवमेंट आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल आपस में मूव कर रहे हैं सॉलिड के अंदर? नहीं ना बच्चों। तो इसका शेप और साइज क्या होता है डेफिनिट, शेप और वॉल्यूम क्या होता है बेटा डेफिनिट। इसका आपका शेप तो होता है इनडेफिनिट लेकिन वॉल्यूम क्या है डेफिनिट है। यहां पर दोनों ही इनडेफिनिट होता है। तो इतनी बात समझ आई। तो बेटा आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। हाँ तो इसका आंसर तो बता दो, आंसर तो मैंने बताया नहीं। बेटा क्या एक्सप्लेन हो रहा है क्या? यस भाई, इसकी वजह से ही तो इसका वॉल्यूम और शेप कैसा होता है डेफिनिट। तो आंसर इज फर्स्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इतना समझ आया। तो बेटा आपको ये सेशन कैसा लगा होगा आप बताइएगा जरूर। आपने पेपर सोल्व किया होगा तो बाकी बातें कल करेंगे। चलिए थैंक यू। कल मतलब अगला सेशन जो भी होगा आपका उसमें मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। तो पढ़ाई करते रहिए, साथ में अपना ख्याल भी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ एसर्शन रीजन टेस्ट 5 जो कि 26 अप्रैल 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप पर 9 से 9:20 पर यह पेपर हुआ था, और जिसका डिटेल डिस्कशन मैं, मेरे साथी मुस्तकीम सर, आरडी सर आपको यूट्यूब के हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जिसमें 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 5 फिजिक्स के हैं, 10 बायो का। बायो मैं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरे सीनियर साथी मुस्तकीम सर कर रहे हैं, और हमारे सीनियर सुपर सीनियर साथी आरडी सर इसका 5 सवाल डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके अब हम लोग अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने का अधिकार सभी को, शिक्षा का अधिकार सभी को। आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्टर सर की मुहिम, ताकि लास्ट आखिरी समय पर भी आपको प्रॉपरली दिया जाए। और ये देखिए हमारे सामने, आपके सामने और मेरे भी सामने ये पहला सवाल रहा। कुछ नहीं सर, आप देख सकते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन आर हेप्लॉइड। अब एक बात समझिए, जब कोई सेल हेप्लॉइड या डिप्लॉइड बनती है, नॉर्मली प्लांट तो डिप्लॉइड होते हैं, तो किसी सेल का हेप्लॉइड होना मतलब कि वो प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस हो। एक बार मियोसिस हो गई तो सेल हो जाएगी हेप्लॉइड। अब उसके बाद कई बार माइटोसिस हो या ना हो ये बात की बात है। आपको मालूम था कि एक आपका PMC दैट इज पॉलन मदर सेल, इसमें मियोसिस हुआ था, ठीक, और इससे 1 2 3 4 यही आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे, ठीक, और यही आगे चल के फिर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड कंडीशन बना था। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका वेजिटेटिव सेल, ठीक, और ये आपकी जेनरेटिव सेल, जैसा कि अब तक आप पढ़ते हैं। और फिर जब इसमें होती है माइटोसिस तो बनता है आपका ये वाला कंडीशन, दैट इज एक आपका वेजिटेटिव सेल और एक ये, और एक ये क्या होगा जनरेटिव सेल, ठीक। इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन 3 सेल कंडीशन। देखिए यहां मियोसिस हो जाने के बाद ये सब के सब हेप्लॉइड हैं, ये भी हेप्लॉइड है, ये सब हेप्लॉइड हैं। अब यहां माइटोसिस हुआ है,
ठीक है, माइटोसिस 1 और ये माइटोसिस 2। तो माइटोसिस से पोलैरिटी नहीं चेंज होती, मतलब ये जितने भी सेल होंगे ये सब के सब हेप्लॉइड होंगे। अब एक बात बताइए, इनके हेप्लॉइड होने के लिए कौन जिम्मेदार है? माइटोसिस के मियोसिस नहीं, माइटोसिस तो पोलैरिटी चेंज ही नहीं करता, तो मियोसिस जिम्मेदार है इनके हेप्लॉइड होने के लिए। तो इसका मतलब अगर इनकी यात्रा ये आपके माइक्रोस्पोर से, ये माइक्रोस्पोर था, ये माइक्रोस्पोर जिससे इनकी यात्रा डेवलप हुई, तैयार हुए, तभी ये सेल हेप्लॉइड होंगे। तो लिखा कि ऑल सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन हेप्लॉइड, ये बात तो सही है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर नहीं, फंक्शनल माइक्रोस्पोर है भाई। ठीक, तो अगर ये लिखा होता कि फंक्शनल माइक्रोस्पोर तो हम कहते, क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये हेप्लॉइड हैं और ये पॉलन ग्रेन जो बना है उससे बना है। ठीक है, तो इनके हेप्लॉइड, पॉलन ग्रेन के हेप्लॉइड होने के लिए उसका माइक्रोस्पोर या मियोसिस जिम्मेदार है। ठीक है, तो फंक्शनल माइक्रोस्पोर होना चाहिए, तो ये सही है, ये गलत है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, दैट इज आंसर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख रहा है कि AUG कोडॉन है डुअल फंक्शन, ये तो आप सभी जानते हैं। AUG का डुअल फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये इनिशिएटर कोडॉन है, मतलब कहीं पर भी अगर ट्रांसलेशन होगा तो सबसे पहले यही आएगा आपका इनिशिएट करने के लिए, और दूसरा ये मेथियोनिन के लिए, एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। तो हमने क्या सीखा? AUG इनिशिएटर कोडॉन है और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ये सेंटेंस सही दिख रहा है। अब यहां पर ये लिख रहे हैं UUU कोड फॉर ग्लाइसिन एंड आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर, नहीं, जब मैं इसे इनिशिएटर बोल रहा हूं तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। आप इससे मान लीजिए आपको ये ना पता था कि UUU किसको कोड का, यू ग्लाइसिन को नहीं कोड करता भाई, ये कोड करता है फेनाइल एनालिन को, फेनाइल एनिन को। तो मान लीजिए आपको याद ना होता, लेकिन इतना तो आपको पता था ना कि AUG जो होता है वो इनिशिएटर कोडॉन होता है, ये नहीं होता, तो आप इससे भी निकाल सकते थे। कभी कभी जो चीज़ हम जानते हैं कभी कभी उससे डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता, हम जो नहीं जानते हैं हम उसे ढूंढने निकलते हैं तो भी आंसर निकल जाता है। तो मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम था कि यू किसको कोड करता है, लेकिन ये तो आपको मालूम था कि इनिशिएटर कोडॉन नहीं होता, इसलिए ये सही है और ये गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, दैट इज आंसर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है। अब देखिए इन ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप इज ए गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अब देखिए अगर हम ओवरऑल ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले तो मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, दूसरा डोमिनेंस का एग्जांपल है और तीसरा कोडोमिनेंस का एग्जांपल। लेकिन सारे के सारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो पूरा ब्लड ग्रुप अगर एक ऑप्शन लगाना होगा तो मल्टीपल एलिज्म का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक जीन आई था और इसके 3 एलील थे, IA, IB, IO, और यही 3 एलील आपके डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप दैट इज आपके ब्लड ग्रुप का निर्माण करते थे। लेकिन इसमें जब IA और IB एक साथ आता है तो ना ये इस पे डोमिनेंट होता है ना ये इस पे, ये दोनों इंडिपेंडेंटली AB ब्लड ग्रुप को शो करते हैं। ठीक, और जब IAIO होता है तो A ब्लड ग्रुप बनता है, मतलब IAO पे डोमिनेंस है, दैट इज ये डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक, और जब IBIO पर होता है तो ये B ब्लड ग्रुप होता है, तो यहाँ भी ये डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये कोडोमिनेंस का मल्टीपल तो है ही। तो इतनी चीजें, तो केवल AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। सही है, क्यों? कि जब दोनों साथ होते हैं ये दोनों अपने अपने शुगर इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। 2018 का PYQ था, उसमें पूछा गया था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट्स, तो कोडोमिनेंस, डोमिनेंस और मल्टीपल इन तीनों है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई, चौथा आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि जब oogenesis होती है, oogenesis, तो सबसे पहले जब oogenesis होता है फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट मियोसिस, तो बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte में जब होता है मियोसिस तो बनता है आपका सेकेंड पोलर बॉडी, ये सेकेंड पोलर बॉडी, और प्लस बनता है ओवम। ठीक, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक हेप्लॉइड सेल होने के बावजूद भी इसमें सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक, और सेंट्रियोल नहीं होगा तो फिर सेल डिवीजन माइटोसिस हो नहीं पाएगी। और आपको पता है कि क्लीवेज भी एक प्रकार का सेल डिवीजन ही है, लेकिन ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल माइटोसिस में 1 से 2 सेल बन जाते हैं,
2 से 4 सेल बन जाता है। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है कि 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल बन जाता है, लेकिन क्लीवेज में क्या होता है बच्चों कि इसमें एक ही सेल रहती है, 1 से 2 बनता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब ये उसी तरीके से जैसे एक रोटी होती है उसके कई टुकड़े आप करते जाओ, तो जो टुकड़े बनते जाते हैं वो नए डॉटर सेल्स होते हैं, ये होता है क्लीवेज। बात को समझिए। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल साइटोप्लाज्म एक सेल का ही रहता है, लेकिन पर जो आपके सेल होते हैं उसमें डीएनए का अमाउंट और क्रोमोसोम अमाउंट बढ़ता है। ठीक, तो होता क्या, ओवम में क्लीवेज क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो इसका सेंट्रियोल होता है वो सेकेंड मियोटिक के समय इसके पोलर बॉडी में चला जाता है। ठीक, तो सेंट्रियोल नहीं होता, इसमें क्लीवेज नहीं होता है। तब आप कहोगे सर कि जब जाइगोट में कैसे क्लीवेज हो जाता है? होता क्या है कि ये आपका जाइगोट है और ये आपका स्पर्म है। जब ये इसे फर्टिलाइज करता है, मतलब एंटर करता है, तो ये केवल अपना जेनेटिक मटेरियल और सेंट्रियोल जो होता है इसे देता है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल देता है ताकि दो मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सअप हो, कॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल का, और इसके सेंट्रियोल से जब ये अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर तो अब जाइगोट रह गई ना। तो जाइगोट में जो आपका सेंट्रियोल होता है वो स्पर्म का होता है। अब इसमें क्लीवेज पॉसिबल है, तो क्या लिखा कि इन ओवम क्लीवेज डज नॉट टेक प्लेस। ये सही है। क्यों? ड्यूरिंग सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेंट्रियोल ऑफ सेकेंडरी oocyte मूव्स इन सेकेंड पोलर बॉडी। ये बिल्कुल सही है। मतलब सेल डिवीजन होने के लिए, क्लीवेज होने के लिए सेंट्रियोल चाहिए, और अगर सेंट्रियोल नहीं है तो क्लीवेज नहीं होगा। तो ये थी करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई। ये हमने बता दिया कि जब सेकेंड मियोसिस होती है तो इसका जो होता है ओवम का ये सेंट्रियोल चला जाता है सेकेंड पोलर बॉडी में। ठीक, और इसके पास होता नहीं है। और जब स्पर्म आता है तो जेनेटिक मटेरियल सेंट्रियोल देता है और फर्टिलाइजेशन के बनता है जाइगोट। जाइगोट में होती है क्लीवेज। क्लीवेज से 2, 4, 16, 18, 32 सेल बनते हैं जिन्हें हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, माउलाई बनता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कुछ नहीं, आप देख ही सकते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लिमिट, कुछ नहीं। कैटिक एक्टिविटी लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। आपकी बुक में जहां ये लाइन लिखी है वहां पर इन्होंने, मैंने नीचे एक रीजन दिया है कि क्या ये वाकई में सही है। देखिए, आपको पता है कि मैं कह रहा हूं कि कैटिक एक्टिविटी लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर। अब सबसे पहले सर जी कोफैक्टर, कोफैक्टर 3 प्रकार के थे। एक था कोएंजाइम, ठीक, और एक था आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। स्टैटिक ग्रुप और मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन, ये 3 थे। और उसमें से ये जो हिम ग्रुप वाला है ये है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये हटेगा तो फिर कैटिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये बताया है कि हिम ग्रुप जब पेरोक्सीडेज से हटता है तो इसकी कैटिटी लॉस्ट हो। इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हाँ ऐसा वास्तव में होता है। और आपकी बुक की ही लाइन है कि हिम ग्रुप जब हट जाता है पेरोक्सीडेज एंजाइम से, उन्होंने लिखा है कि हिम ग्रुप इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो अगर ये हटेगा तो इसके एक्टिविटी को लॉस करेगा। और ऊपर मैंने सेंटेंस दिया कि हाँ ऐसा होता है। तो मैंने एग्जाम्पल दे करके इसको समझाया कि हाँ यही इसका रीजन है। ठीक है, बात को समझिए। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई। अब देखिए लिखा इन कॉकरोच सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन। आज से एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब भी आपके पास कोई टर्म आए, क्योंकि ये बुक में क्लियरली डायग्राम लिखा नहीं है कि भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या, देखिए मॉर्फोलॉजिकली किसी 2 एनिमल को प्रॉपरली आप डिस्टिंग्विश कर ले कि ये मेल है कि फीमेल है। और अगर आप डिस्टिंग्विश करेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो मेल में होंगे तो फीमेल में नहीं होंगे, और फीमेल में होंगे तो मेल में नहीं होंगे। और आपकी बुक में देखिए फीमेल और मेल स्कैरिस को, मेल और फीमेल फ्रॉक को, और ये आपका मेल और फीमेल कॉकरोच को, ड्रोसोफिला को आइडेंटिफाई कराया गया है। अब देखिए स्कैरिस फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है, ड्रोसोफिला फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है। ठीक, और मेल फ्रॉग में जो होता है कि आपका फर्स्ट डिजिट जो होता है कॉपुलेटरी पैड होता है, डिजिट होता है, वेबी होता है, कई चीज, और उसका वोकल सेक, उसकी आवाज होती है। ठीक, और यहाँ पर कॉकरोच में क्या है कि जो एनल सरकाई होता है वो दोनों में होता है, लेकिन एनल स्टाइल केवल मेल में होता है। एनल स्टाइल आप देख सकते हैं विजिबल पार्ट होता है। मैं क्या करूँ, मार्फोलॉजिकली वी कैन क्लियरली सीन बाय एनी स्ट्रक्चर वी डिस्टिंग्विश, मतलब किसी एक स्ट्रक्चर को मार्फोलॉजिकली देख करके हम बता सकें कि भाई ये मेल है कि फीमेल है। तो इसका मतलब एनल स्टाइल मेल में है, फीमेल में नहीं है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन है।
ठीक। अब क्यों इन मेल में कॉकरोच एनल स्टाइल प्रेजेंट दैट आर एब्सेंट फीमेल कॉकरोच, ये बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। ये होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और वैसे मान लीजिए एनाटॉमिकली तो आप बता ही सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जिसके अंदर स्पर्म या मेल गैमेट बन रहा होगा वो मेल होगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट वो फीमेल होगी। ठीक है, तो इंटरनली तो आप देख के बता ही सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली किसी स्ट्रक्चर के सहारे आप इस चीज को डिस्टिंग्विश कर सके कौन मेल है कौन फीमेल, तो वो चीज होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ये कई जगहों पर हेटेरोफिला में भी है, फ्रॉग में है और स्काइस में है। ठीक है, तो ये चौथा आंसर है इसका। सातवां देखिए, सातवां कुछ नहीं, कहना फ्लावर एसिमेट्रिक। अब सबसे बड़ी समस्या सर सिमेट्री है क्या चीज, देखिए कहते हैं एन इमेजिनरी लाइन विच आर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ फ्लावर। यहां पर फ्लावर है और एनिमल किंगडम में सेंटर ऑफ बॉडी था। बात को समझिए, तीनों में सेम टर्म है भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एन इमेजिनरी लाइन विच आर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ फ्लावर विच मस्ट बाइसेक्ट टू इक्वल हाफ। मतलब एक काल्पनिक रेखा जो फ्लावर के सेंटर से पास हो और फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे बोलते हैं सिमेट्री। अगर ऐसा एक प्लेन मिले बाइलेटरल या जाइगोमॉर्फिक, और ऐसे कई सारे प्लेन मिल जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल फ्लावर, और ऐसा कोई प्लेन ही ना मिले तो भैया एसिमेट्रिक। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि in canna flower cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through a center। तो ये सेंटेंस सही लिखा है और ये इसकी एसिमेट्री को बता रहा, दैट इज फोर्थ आंसर। ये क्वेश्चन सिमेट्री की डिफिनीशन से था। बात को समझिए, मैं क्यों आप कैसे कह सकते हो कि कैना का फ्लावर एसिमेट्रिक है, क्योंकि कोई सिमेट्री काल्पनिक रेखा मिली ही नहीं जिससे फ्लावर को दो बराबर भागों में सिमिलर हाफ में बांटा जा सके। और सेम यही कंडीशन आपके एनिमल किंगडम में लगती है। बात को समझिए, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई। अब देखिए टाइप ऑफ ह्यूमन डेंटिशन और डायफॉन्ट। अब देखिए जो ह्यूमन का डेंटिशन है बच्चों, ह्यूमन डेंटिशन, उसके कई डिफिनीशन दिए हैं। एक तो पहला डाइफायोडोंट को समझते हैं क्या चीज है। डाइफायोडोंट का मतलब ये है कि ह्यूमन की लाइफ में जो टीथ होते हैं वो दो बार आते हैं। एक होते हैं मिल्की टीथ जो आपके 2-2.5 साल तक अच्छे से निकल जाते हैं और छठे साल से गिरना शुरू होते हैं। तो अगर आपसे 6 साल से छोटा का कोई बच्चा है तो उसके जबड़े में सिर्फ 20 ही दांत होंगे। बात को समझिए, और छठे साल से गिरना शुरू होते हैं, 12 साल तक गिरते हैं और फिर नए निकलना शुरू होते हैं। बात को समझिए, तो भैया 20 दांत, ये मतलब लाइफ में 2 बार टीथ निकलते हैं, मिल्की और परमानेंट। तो ये डिफिनीशन है डाइफायोडोंट की। फिर सर जी दूसरी डिफिनीशन आपकी बुक में लिखी है हेटेरोडोंट, मतलब जो टीथ निकलते हैं वो 4 प्रकार के निकलते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और एक कमाल की बात, जो आपका प्राइमरी डेंटिशन होता है वो मिल्की होता है और सेकेंडरी परमानेंट होता है, लेकिन जो प्री मोलर होता है वो सेकेंडरी में ही केवल निकलता है। इसे देखिए 2102 लिखा है, जीरो क्या प्री मोलर है। बात को समझिए, तो प्री मोलर केवल परमानेंट टीथ में ही आता है, पहले नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। तो प्राइमरी डेंटिशन से सेकेंड डेंटिशन में प्रीमोलर का डिफरेंस रहता है। तो हेटेरोडोंट ये बताता है कि जो टीथ निकलते हैं वो 4 प्रकार के अलग अलग निकलते हैं, तो ये हेटेरोडोंट के डिफरेंस। और थीकोडोंट ये बताता है कि जो दांत होते हैं हमारे वो बोनी कैविटी में ऐसे सॉकेट में फिट होते हैं, बोन से सराउंडेड होते हैं, तो ये थीकोडोंट है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी आपके ह्यूमन डेंटिशन में, डाइफायोडोंट 2 बार टीथ निकलने की घटना, हेटेरोडोंट का मतलब 4 प्रकार के टीथ आना, और थीकोडोंट का मतलब है कि बोनी सॉकेट कैविटी में प्रॉपर्ली बोन फिट हो, ये थीकोडोंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा टाइप ऑफ ह्यूमन डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट, ये तो सही दिख रहा है, लेकिन जो एडल्ट ह्यूमन है 32 परमानेंट टीथ हैं विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। नहीं सर, ये हेटेरोडोंट को बता रहा है। क्या बता रहा है? ये हेटेरोडोंट की डिफिनीशन है कि जो 32 परमानेंट टीथ हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो डाइफायोडोंट इसका कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, डिफिनीशन को प्रॉपर्ली समझिए। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि 32 परमानेंट टीथ 4 प्रकार के टीथ होते हैं, और डाइफायोडोंट का मतलब है कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं। थीकोडोंट का मतलब है कि जो टीथ होती है बोनी कैविटी में सॉकेट पे फिट होती है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखा ड्यूट्रोमाइसिन नोन एज एल्गल फंजाई। नहीं, एल्गल फंजाई जो कहते हैं सर जी वो तो फाइकोमाइसेटिस को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है इसमें जू स्पोर है,
एप्लेनोस्पोरा जो कि एल्गी का कैरेक्टर था, और ये दोनों स्पोर किसी और मेंबर में नहीं है भाई, ठीक, पहली बात। और ये फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाते, ठीक, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाते, इसलिए तो ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो इसको एल्गी से जोड़ते हैं, इसलिए इसके एल्गल फंजाई कहते हैं। और मेंबर्स ऑफ डिट्रोमाइसीज आर डिकम्पोजर लिटर एंड हेल्प इन, ये तो बुक की लाइन है, ये बिल्कुल सही है। लिटर क्या चीज़ है सर? जैसे एक पेड़ से पत्ती जमीन पर गिरती है और जैसे ही उसका डेडेशन या डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है वो होती है लिटर। बात को समझिए, पहला लिटर तो डिकम्पोज वाली होने वाली चीज़, तो ये बिल्कुल सही है और ये गलत है, तो पहला गलत है, जो सही है ये आंसर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइकस आर टाइप ऑफ लिविंग फॉसिल्स। अब देखिए लिविंग फॉसिल्स क्या चीज़ है सर? बदलते वातावरण की कंडीशन के साथ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत लंबे समय से चेंज ना आया हो और उसने कुछ ऐसे कैरेक्टर रिटेन कर रखे हों जिसकी आज के वातावरण में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साइकस क्यों लिविंग फॉसिल्स हैं? क्योंकि जो जितने भी लैंड्स प्लांट्स हैं उन सब का एंसेस्टर जो है वो आपका क्लोरोफाइसी है या एल्गी है, मतलब एक्वेटिक प्लांट से आए हुए हैं, ठीक। एल्गी पकड़ लीजिए, ब्रायोफाइटा पकड़ लीजिए। अब जो उनमें आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एल्गी थे, उनमें कंडीशन थी एडवांस कंडीशन ऊगैमेट, जिसमें मेल गैमेट मोटाइल था, चल के जाता था फीमेल के पास एज ए एक्वेटिक एडाप्टेशन। और साइकस में या पूरे जिम्नोस्पर्म में, या साइकस को ही पकड़ लें तो इनमें पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है और वो जाता है हवा में उड़ के। तो अगर हवा में उड़ के जा रहा है तो मेल गैमेट को मोटाइल होने का कोई मतलब नहीं, जबकि इसका मेल गैमेट पूरे प्लांट किंगडम में बहुत बड़ा है और टॉप शेप्ड है, मिनी सिलियरी बाइंड है, मतलब दो सिलिया फ्लेजा नहीं है, बहुत सारे हैं। तो नेचर कुछ और, कैरेक्टर कुछ और, सिलिया होना या ना होना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कैरेक्टर कुछ और है, नेचर कुछ और है, ठीक है। तो ये साइकस का, ये लिविंग फॉसिल का कैरेक्टर था, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा साइकस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, ये भी सही है। लेकिन लिविंग फॉसिल्स होने का उसके लाइफ साइकिल के पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। बात को समझिए, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है तो इससे लिविंग फॉसिल्स का डिफिनेशन नहीं निकलती है, ठीक। तो बदलते वातावरण की कंडीशन के साथ किसी अंक बहुत लंबे समय से चेंज ना आया हो और उसने कुछ ऐसे कैरेक्टर रिटेन कर रखे हों जिससे हम उसे लिविंग फॉसिल्स कहें। साइकस एक लिविंग फॉसिल PYQ था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया ताकि आपको पता हो कल को। इसलिए साइकस आर टाइप ऑफ लिविंग फॉसिल, ये सही है। इन साइकिल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, तो लाइफ साइकिल कैसा है उसके लिविंग फॉसिल होने का कोई मतलब नहीं। दैट इज आंसर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, ये 10वां सवाल आज मेरा खत्म हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस सेशन को जरूर मत मिस करिएगा, क्योंकि ये आपका 9 टेस्ट हैं और हम लोग कोशिश करेंगे 10 सवाल जो ला रहे हैं मैं बना करके अच्छा ही ला रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, कंसेप्ट होंगे अच्छे ताकि आप सीख सकें। और हमारे सीनियर साथी जो मुस्तकीम सर RD सर हैं उनके सेशन को भी देखिए, वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। और एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है सर कि सर ये भूल जा रहा है, वो भूल जा रहा है, क्या करें? और सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये बड़ी समस्या। सर एग्ज़ाम 7 तारीख को आ रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा? अब जरा सोचिए कि अगर आप दूसरे साल तैयारी कर रहे हैं या 3 साल तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल भी तो आपकी यही कंडीशन थी, आप यही तो कह रहे सर पेपर आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा, ठीक, क्या करें क्या ना करें। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है बच्चों कि आप भविष्य निश्चित नहीं कर सकते हैं। एक बात यदि दिमाग में उतार लीजिए या अपने हृदय में उतार लीजिए, हार्ट में उतार लीजिए आप लोग, कि आप भविष्य निश्चित नहीं कर सकते, सिर्फ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, भविष्य का सामना कर सकते हैं। जो आपने कर्म किया, जो आपकी तैयारी थी, आपके मार्क्स उतने ही आएंगे। आप पिछले साल भी ऐसे सोच रहे थे इस बार सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हुआ वही जितना आपने किया था। इसलिए केवल अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यही कंपटीशन है अपने आप को बेहतर बनाने की। अगर मान लीजिए आपके चाहने से और आपके निश्चित करने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर तैयारी करने कोई आता ही नहीं। सर हर बच्चा अपने घर बड़ा बैठा होता, माँ बाप का आशीर्वाद लेता, भगवान की आरती उतारता, हाँ हाँ मेरा हो जाएगा, काम खत्म। बात को समझिए, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य को निश्चित नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़, आप अपनी छोड़िए, जिनका सिलेक्शन होना या नहीं होना है, जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, क्या उनका भविष्य निश्चित है कि वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे? बात को समझिए, केवल प्रयास करिए। 7 मई तक हमारे इंस्टीट्यूट में 4 तारीख तक पेपर है, पेपर एकदम आखिरी समय तक दीजिए और 7 तारीख को पेपर दे के आइए। जितनी आपकी तैयारी रहेगी उतने आपके नंबर आएंगे और अगर वो नंबर आपके सिलेक्शन की बाउंड्री से ऊपर होंगे तो आप अच्छे खासे कॉलेज में जाएंगे, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी के संघर्ष के। ऐसा नहीं, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती।
पहली बात, पिछले साल भी यही कंडीशन थी, अरे क्या होगा कैसे होगा। इसलिए इन बातों में उलझने के बजाय जितने भी दिन बचे हैं केवल अपने आप को बेहतर बनाइए। जो सवाल आज गलत हुआ है वो सवाल अगले पेपर में ना गलत हो, सिर्फ यही एक लक्ष्य होना चाहिए। और यही धीरे धीरे करते 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 आपका इंप्रूवमेंट बढ़ता है। केवल इंप्रूव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, और आप कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी का भविष्य निश्चित नहीं कर सकता, बात को समझिए। जब तक 7 मई से पेपर नहीं हो जाता है, कोई टीचर, कोई माँ बाप, कोई गार्जियन नहीं कहता कि हाँ इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। हर कोई कहता है हाँ हाँ लगे रहो हो जाएगा, बात को समझिए। इसलिए केवल प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और कुछ नहीं। और जैसे ही आप इन चीज़ों को निश्चित करने लग जाएंगे, होगा कि नहीं, अरे उसका कैसे होगा कि नहीं, तो वहीं से आपके जीवन में हताशा शुरू हो जाएगी, परेशानी शुरू हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, बात को समझिए। फिर और भविष्य और चीज़ों की योजनाएं बनाएगा। नहीं हुआ तो फिर कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे, नहीं हुआ तो फिर यार काका देव में कैसे घूमेंगे, नहीं हुआ तो पार्टी कैसे मनाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप सोचते चले जाएंगे उतना ही आपकी मन में कल्पनाएं आनी शुरू। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ पेपर दीजिए, टेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और कुछ नहीं, बात को समझ। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। जो लोग पिछले साल सेलेक्ट नहीं होते वो इस साल हो गए, हो सकता हो आपका भी नंबर आएगा। सिर्फ प्रयास करिए और कुछ नहीं। और कुछ है ही क्या आपके हाथ में, आप खुद सोचिए। आपके निश्चित करने से, आपके सोचने से कि अगर ऐसा होता तो कोई तैयारी करने ही नहीं आता। अगर हर चीज़ इंसान निश्चित कर सकता, निश्चित नहीं कर सकते भविष्य को, केवल हम भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, बात को समझिए। जो मिले वो भी और जो ना मिले वो भी, बात को समझिए। और जो नहीं मिला है उसी को पाने के लिए ही हम प्रयास करते हैं। और इसी यात्रा का नाम जीवन है, इसी काम का नाम मेहनत है, परिश्रम है, मेहनत है, बात को समझिए। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।